आज सुनिए, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेकिन एक प्रतिभावान प्रतिष्ठित युवा लेखक आलोक कुमार की लिखी हुई कहानी पितृ ऋण। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आंगन में घूम रहे नरेश बाबू की गोद में संजय अधमुदी आंखों के साथ उस थपकी को महसूस कर रहा था जो अनवरत एक नियत अंतराल पर उसकी पीठ पर पड़ रही थी। पता नहीं ये उसकी थपकी का असर था या उस लोरी का। उसकी आंखें बार बार नींद के बोझ से बंद हो रही थीं। गाने का अर्थ तो उसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये पता था कि जब भी उसके बाबूजी उसे प्यार करते थे, लोरी की तरह ये गीत खुद ब खुद उनके होठों से निकलने लगते थे। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? एक मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उस लोरी के साथ ये आवाज़ कुछ मेल नहीं खा रही थी, लेकिन जब आवाज़ तेज होती गई तो उसकी तंद्रा भंग हो गई। संजय की धर्मपत्नी उसे जगा रही थी। उठो, लेट तो रोज ही करते हो, आज छुट्टी करनी है क्या? 6:15 बज गए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ओफो, आज फिर लेट हो गए। संजय की बुदबुदाहट शायद ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। तभी तो उसकी पत्नी बोली, ये कौन सी नई बात है? अपनी दोनों हथेलियों से पूरे चेहरे को 2-3 बार पोंछकर कुछ वर्तमान में लौटा संजय। न जाने क्यों आज तक ये लोरी उसे कल की बात लगती थी। वो थपकी आज भी उतनी ही गर्म, उतनी ही आर्द्र महसूस होती थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी के बीच अगर सुकून वाले क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर मिल जाए तो किसी स्वर्ग से कम का एहसास नहीं होता। एक मंझले स्तर की नौकरी में भी संजय खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। एक अच्छी सी बीवी, एक प्यारा सा बेटा, गुजर बसर करने योग्य एक ठीक ठाक सरकारी नौकरी। अगर गांव में रहने वाले की नज़र से देखें तो एक भरा पूरा संभ्रांत परिवार था उसका। हाँ, यही तो आज का परिवार है, स्वयं, बीवी और बच्चे। ठेठ गांव में रहने वाले संजय को थोड़ा अटपटा लगता था। बिना दादा दादी चाचा चाची के भी कोई परिवार होता है? ऐसी बचपन में कल्पना भी नहीं की थी उसने। तभी तो जब पहली बार संजय घर से बाहर पटना कॉलेज में पढ़ने आया था तो कुछ चीज़ें उसकी समझ के बाहर थीं। अगर वो किसी से पूछता कि आपका घर कहाँ है और जवाब में कोई पटना बोलता तो वो संतुष्ट नहीं होता। उसका अगला सवाल होता, नहीं नहीं, पटना में तो आप रहते हैं, असली घर कहाँ है आपका? पटना में ही पले बढ़े किसी लड़के के लिए ये एक अटपटा सा सवाल होता था, लेकिन संजय का अपना ही दर्शन था। उसकी सोच में लोग शहर में नौकरी करने आते हैं, पर असली घर तो वही होता है जहाँ पूरा परिवार यानी दादा दादी सभी रहते हैं। अपनी कार ड्राइव करते हुए संजय इस बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ऑफिस शायद नज़दीक आ गया था। उसने अपना सारा ध्यान पार्किंग पर केंद्रित कर दिया। लेट ऑफिस पहुंचने पर कार सही जगह पार्क करना भी अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। ऑफिस में घुसते ही अपने पास के क्यूबिकल में बैठे सक्सेना जी पर निगाह पड़ी। मोटे थुलथुल से सक्सेना जी अपनी तरह के अकेले जीव थे। जिंदगी बड़ी ही संतुलित तरीके से जीते थे। किसी अधिकारी की मजाल कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उनसे काम करा ले। ऑफिस में बीच बीच में भागते रहने के तरीके तो उन्होंने संस्कृत के श्लोक की तरह रट्टा मार कर याद किए थे। उनका मानना था कि नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित होकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब जब निमंत्रण पत्र अर्थात नौकरी के विज्ञापन को वो निमंत्रण पत्र ही बोला करते थे, देकर बुलाया है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। सरकारी महकमा था, बर्खास्तगी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता ऑफिस की सारी ऊर्जा बचाकर घर ले जाते थे और अपनी श्रीमती जी के साथ सेवा में कहना ज्यादती होगी खर्च कर देते थे। आय और व्यय का पूरा संतुलन था। कॉलोनी की सारी औरतें अपने पति को हमेशा सक्सेना जी की मिसाल दिया करती थीं। कार्यालय में उनकी जो भी छवि हो, दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर चल रहा था।
संसार में जीने की उनकी इस फिलॉसफी के सभी मुरीद थे। हाँ, प्रैक्टिकली कोई सक्सेना जी वाली फिलॉसफी अपना नहीं पा रहे थे। कारण वही दकियानूसी विचार कि ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे। इन घिसी पिटी अवधारणाओं से सक्सेना जी काफ़ी ऊपर उठ चुके थे। संजय ने नज़र मिलते ही नमस्ते किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। सदा की भांति ऊर्जा से भरपूर सक्सेना जी ने उसका हाथ जोर से दबाया और उत्साहित होकर बोले, यार मज़ा आ गया, क्या जगह है मनाली। अभी साले साहब सपरिवार आए थे, उन्हीं के साथ प्रोग्राम बना था, कल फ़ोटो दिखाऊंगा। वाकई मस्त जगह है, मैं तो कहता हूँ तुम भी घूम आओ। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। संजय थोड़ा उनके करीब हो आया और धीरे से बोला, सक्सेना जी, आजकल एक बात नोटिस की है कि ज़्यादातर गेस्ट बीबी के मायके वाले ही होते हैं। सबका देखो एक ही हाल है, कभी बच्चों के नाना नानी, कभी मामा मामी, कभी मौसा मौसी, यार चाचा चाची, दादा दादी, ये सब बहुत कम दिखते हैं। सक्सेना जी सिरे से भड़क गए। बोले, संजय जी, आखिर यही लोग तो हैं जो हमें अपना समझते हैं, वरना ये अपने घर वाले तो लूटने के चक्कर में रहते हैं। बात शीशे की तरह साफ थी, लेकिन यह थोड़ा नया दर्शन था। संजय ने जिज्ञासा भरी निगाह से उन्हें देखा और पूछा, वो कैसे? बोले, अब देखो, तुम जब भी घर जाओ इनकी कुछ ना कुछ फरमाइश रहेगी, न दो तो मुंह फूल जाएगा, इधर उधर की सुनाकर ताने देंगे सो अलग। अब ससुराल जाओ, खूब खातिरदारी भी करेंगे और आते वक्त ढेर सा उपहार। कुछ पाने का लालच नहीं, बस असीम प्यार और अपनापन। टोकरी भर इज्जत अलग से। ये घर वाले शादी के बाद बदल जाते हैं। सक्सेना जी अपनी ही रौ में बहे जा रहे थे। आगे बोले, अभी पिछली बार बाबूजी आए थे, यहाँ से जाते वक्त बोले, तुम्हारे बेटे की साइकिल बड़ी अच्छी है, इस बार घर आना तो भैया के लड़के को भी एक खरीद देना, बेचारा नौकरी नहीं करता है। अब बोलो, वो नौकरी नहीं करता है ये मेरी गलती है? उनके सटीक तर्क के आगे संजय नतमस्तक था। संजय ने आखिरी दांव खेला। बोला, यार इसी दिन के लिए तो माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, कैसे कैसे कष्ट सहकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बड़ा होने पर उनका खून चूस सकें। वाक्य शुरू तो संजय ने किया था, लेकिन पूरा सक्सेना जी ने किया। सक्सेना जी वहीं नहीं रुके, लेकिन अब संजय की ताकत जवाब दे चुकी थी। बाबूजी का वो बचपन वाला गीत कानों में गूंज रहा था, जिसे न जाने उसने कितनी बार सुना था। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अंत में केवल एक वाक्य सुनाई दिया, भाई कहाँ खो गए? ये घर वर का मोह जितनी जल्दी छोड़ दो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। संजय ने हामी भरी, क्योंकि उसके अंदर तर्क करने लायक कुछ बचा नहीं था। ऑफिस से घर लौटते वक्त संजय सक्सेना जी द्वारा कही गूढ़ बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। क्या सक्सेना जी के बाबूजी उनको उतना प्यार नहीं करते थे जितना मुझे? फिर ये विरक्ति क्यों? अबूझ पहेली था ये संजय के लिए। उसे याद है कि उसकी कैसी कैसी जिद को उसके बाबूजी पूरा करते थे। एक बार पटना में कोई रैली थी, सभी शिक्षक उसमें जा रहे थे। संजय ने ठान लिया और निश्चयात्मक लहजे में बोला कि आपके साथ मैं भी पटना जाऊंगा। बाबूजी ने लाख समझाया कि वहाँ ट्रेन में भीड़ होगी, रहने की कोई ठीक ठाक जगह नहीं होगी, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन संजय तो बस पटना के चकाचौंध की कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा था। आगे होने वाले कष्टों का आभास मात्र नहीं था उसे। बाबूजी उसकी जिद के आगे झुके। पता नहीं कितने कष्ट सहकर वे उसे अपने साथ ले गए। वो तो ट्रेन पर थोड़ी देर बाद ही सो गया, पर बाबूजी ने शायद पूरी रात उसे गोद में सुलाते हुए जाग कर काटी। रैली में जब उनके कोई साथी पूछते कि इसको इतनी भीड़ भाड़ में क्यों लाए, तो वो बोलते, जी इंदिरा गांधी को नेहरू जी अपने साथ विदेश ले जाते थे, मैं पटना तक तो ला ही सकता हूँ। तब संजय शायद ये बात न समझता हो, लेकिन आज तो अपने बाबूजी के उस असीम प्यार को समझ ही पा रहा था। ऐसे न जाने कितने वाक़ये थे जो बाबूजी के उस अगाध प्यार के किस्से बयां करते थे। संजय भीतर से बहुत आहत महसूस कर रहा था। उसे लगता था
कुछ तो उसका अपना ही दोष है कि वो बाबूजी के लिए वैसा कुछ नहीं कर पाया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसे हमेशा लगता था उसकी बीवी भी उसके घर वालों को उतना ही प्यार करेगी जितना वो खुद करना चाहता था, लेकिन उसे कभी अपनी बीवी की आंखों में अपने परिवार के लिए वो प्यार नजर नहीं आता था। उसे लगता था कि वो अपनी बीवी और अपने घर वालों दोनों को एक समान प्यार करे, लेकिन आज तक वो ऐसा करने में असफल ही रहा था। इसलिए वो कभी खुलकर अपने घर वालों के लिए कुछ कर नहीं पाता था। उसे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आज तक किसी बेटे ने किसी पिता के लिए नहीं किया हो और इसमें बीवी की भी सहमति हो। परंतु उसे प्रतीत होता कि वो नदी के दो किनारों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वो कुछ खिंचा खिंचा रहता और इसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ रहा था। उसका बेटा जब भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता वो कुछ बहाना बनाकर टाल देता। अपने बेटे अर्णव के लिए उसके मन में अपराध भाव भी था कि उसकी इस मनोव्यथा के चलते सबसे ज़्यादा अर्णव ही पिस रहा है, लेकिन सब कुछ जानकर भी वो खुद को लाचार पाता। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। संजय सपरिवार अपने घर गया हुआ था। एक दिन रात में छत पर बैठे हुए वो चांदनी रात में बहुत दिनों के बाद चांद को निहार रहा था। कुछ भी तो नहीं बदला है आज तक, संजय मन ही मन बुदबुदाया। आज भी चांद वैसे ही रोशनी फैला रहा है। शहर में कभी इतने सुकून से उसने चांद को देखा ही नहीं। बचपन में जब थोड़ी देर के लिए पढ़ाई के बीच आकर दादी के पास आंगन में लेट जाता था, तब चांदनी रात कितनी प्यारी लगती थी। लगता था काश अभी पढ़ना नहीं होता तो कितने आराम से दादी के साथ लेटे लेटे बादलों के साथ चांद की अटखेलियाँ देखता। आज वो नौकरी करता है, फुर्सत के क्षण भी हैं उसके पास, लेकिन चांद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जब चाहत थी तब सनम नहीं था, आज सनम है तो चाहत नहीं बची। वाकई भगवान की माया वही समझ सकते हैं। संजय बेटा सो गए क्या? बाबूजी की आवाज़ थी। संजय ने लेटे लेटे ही पीछे की तरफ देखा। माँ बाबूजी दोनों छत पर अपनी ओर आते दिखाई दिए। वो उठकर बैठ गया। लेटे रहो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन संजय तब तक उठ चुका था। पास बैठते हुए माँ बोली, बेटा मन लग रहा है ना? तुम तो आजकल कुछ खोए खोए रहते हो, क्या बात है? संजय बोला, कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, सफाई से झूठ बोलना भी एक कला है। तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते हो। संजय सोचने लगा, उसकी बीवी भी उससे यही बात कहती है, झूठ मत बोला कीजिए आप, आपके चेहरे से पता चल जाता है सब। बेटा अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताओ। नहीं माँ, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी ये सोचता हूँ कि बचपन में कितना सोचता था कि बड़े होकर आप लोगों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मिला जुला कर कुछ नहीं कर पाया मैं। संजय का स्वर उदासी में डूबा हुआ था। आपको और बाबूजी को लेकर ऐसे इमोशंस हैं कि लगता है आप दोनों को एक बड़े से सिंहासन पर बैठाकर पूजा करूं। अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता था, लेकिन उसकी अपनी ही सोच है। आज तक मैं उसे बदल नहीं पाया, इस कारण मैं भी खुलकर आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता था वो मुझे समझ पाएगी, लेकिन अब तो मैं हिम्मत हार चुका हूँ। संजय की आवाज़ भर्रा गई थी। माँ बाबूजी शायद संजय की दुविधा समझ चुके थे। माँ बोली, बेटा बुरा मत मानना, गर्ज करो शादी के बाद तुम ससुराल जाकर बस गए होते तो क्या अपने सास ससुर से उतना ही लगाव रखते जितना मुझसे रखते हो? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। बोली, बेटा जिनके साथ तुम्हारी यादें न जुड़ी हों उनके लिए तुम्हारे मन में औपचारिक आदर तो हो सकता है, लेकिन प्यार, जुड़ाव या लगाव नहीं हो सकता। तुम तो हमारे लिए बहुत कुछ कर पा रहे हो। बहू की सोचो, वो तो अपने माँ पिताजी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होगी। बोलते बोलते माँ अपने अतीत में जा चुकी थी। बोली, मैं जब छोटी थी तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। माँ ने बहुत कष्ट झेल कर मुझे पढ़ाया लिखाया, खुद की रोटी मुझे खिलाती थी। मेरे मन में तब आता था कि अगर बड़ी होकर कुछ बनी तो माँ को सारे सुख दूंगी जिसका वो हकदार हैं। संयोग देखो मैं शिक्षक बन भी गई, लेकिन तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे सारे पैसों पर ससुराल का हक हो गया और मैं चाह कर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई। माँ का गला रुंध गया था। अपने आप को संभाल कर फिर से बोली, बेटा शादी के बाद
पति ही पत्नी के लिए सब कुछ होता है। ऐसे में अगर पति इस जिद में कि वो मेरे घर वालों से उतना प्यार नहीं करती है जितना मैं चाहता हूँ, उससे कटा कटा रहे, घर का माहौल बिगाड़ कर रखे, बच्चे को भी नेग्लेक्ट करे, तो पत्नी के दर्द को कौन समझेगा? पुरुष की ये मानसिकता पत्नी को कितना पीड़ा पहुंचाती है, इसका शायद अनुमान नहीं है तुम्हें। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ। मैंने बहू से बात की है, वो बहुत अच्छी है, मुझे इज्जत देती है, और मुझे क्या चाहिए। बाबूजी बहुत देर से चुपचाप बैठे थे। बोले, बेटा, ये जो माँ ने बताया ये सत्य जानते जानते आदमी बूढ़ा हो जाता है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उससे सभी मर्द गुजरते हैं, लेकिन समझदार जल्दी समझ जाते हैं। बेटा, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताता हूँ जो कभी मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। संजय अचरज भरी मुद्रा में उनकी ओर देखने लगा। वो बोले, बेटा, पितृ ऋण कैसे अदा किया जाता है पता है? उसके न में सिर हिलाने पर वो आगे बोले, अपनी जैसी एक संतान पैदा करना और उसे वैसे ही प्यार से पालना पोसना और संसार में जीने योग्य बनाना, जैसे उसके पिताजी ने उसके लिए किया था। अगर सभी बेटा अपना परिवार छोड़कर माता पिता को ही उनका प्यार वापस देने लगे तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। गंगा हिमालय से एक नाले की तरह निकलती है, लेकिन जब मैदानी इलाकों में आकर जवान होती है तो हिमालय से प्राप्त जल, मिट्टी और औषधीय गुण वापस हिमालय को नहीं लौटाती है, बल्कि मैदानी भूभाग को दे देती है। इसीलिए तो अपने शास्त्र में लिखा है कि पितृ ऋण अपनी संतान को लायक बनाने पर ही अदा होता है। तुम अपना सारा ध्यान अपने परिवार पर लगाओ और अर्णव को उसके हिस्से का प्यार दो। यही तुम्हें मेरे ऋण से मुक्त करेगी। संजय का अपने बच्चे के प्रति अंदर का अपराध भाव और ज़्यादा गहरा हो गया था। बाबूजी, दरअसल में, भर्राई आवाज़ ने संजय को आगे बोलने से रोक दिया। उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रति किए गए तिरस्कार के भाव याद आने लगे कि कैसे अर्णव को बार बार वो टाल देता था। अपने बाबूजी का प्यार उसे आज तक याद था, लेकिन उसी प्यार से उस मासूम को मरहूम रख रहा था। उसका मन किया जोर जोर से रोए, लेकिन आवाज़ गले से निकल नहीं पाई। बेजान सा वो छत पर लेटा रहा। रात को सोते समय अनायास उसका हाथ अर्णव के सर पर गया और वो उसे सहलाने लगा। भावुकता में उसके गले से वही गीत निकल पड़ा जो कभी उनके बाबूजी सुनाया करते थे। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अर्णव ऐसे प्यार का आदी नहीं था। कुछ सहम कर और कुछ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोला, ये क्या गा रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा, पितृ ऋण चुका रहे हैं। संजय को लग रहा था मानो उसके अंदर उसके बाबूजी की आत्मा घुस गई हो। अर्णव उसे अपने बचपन का प्रतिबिंब लग रहा था। उसने अर्णव को जोर से भींच लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध युवा कथाकार आलोक कुमार की कहानी पितृ ऋण। उम्मीद है ये खूबसूरत कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य अगर आप सुनते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहानी अगर पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा करिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद।